हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्यन हूँ। आज आपको ओबेसिटी के बारे में बताना चाहूँगा। ओबेसिटी यानी मोटापा। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि ओबेसिटी और वेट क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। नॉर्मल वेट को बॉडी मास इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स मतलब BMI। नॉर्मल वेट जिसको आइडियल वेट कहते हैं उसको 100% मान देते हैं। 100 से 119 तक जो वजन होता है उसको ओवरवेट कहते हैं। 120 या इससे अधिक वजन हो तो उसको ओबेसिटी नाम दे देते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें ओबेसिटी के कोज क्या क्या है। इसमें कोज में नॉर्मली दोस्तों सबसे पहले इसका कोज है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी आज के समय में ये सबसे बड़ा कोज है। आज से के समय और आज से 30-35 साल पहले जाएं तो पहले के समय में नॉर्मली सारा काम मतलब फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी। जैसे कोई भी काम आसपास होता तो पैदल चल के करते थे, लंबी दूरी होती तो साइकिल से तय करके करते थे, और घर के काम में भी ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी जो आज के समय में न के बराबर हो गई है। तो दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी इसका सबसे मेन कॉज है। फिजिकल एक्टिविटी आज के समय में लोग तभी करते हैं डॉक्टर के कहने से, जिम ज्वाइन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, साइकिलिंग करना, जबकि पहले के समय में ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता था। तो इसलिए पहले की तुलना में अब ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब दूसरा इसका है जंक फूड, तीसरा इसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चौथा है इसकी ओवरडाइट। ओवरडाइट में जो भारतीय संस्कृति है उसमें मान मनवार का प्रचलन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे भी मान मनवार की वजह से थोड़ी बहुत डाइट ज्यादा हो जाती है। साथ साथ में बच्चे हो या बड़े हो, टीवी देखते देखते, गेम खेलते खेलते, मोबाइल में देखते देखते खाना खाते हैं, जिससे उसे डाइट का पता नहीं चलता है, उसकी वजह से भी ओवर डाइट हो जाती है। तो ओवर डाइट इसमें काफी महत्वपूर्ण काज है। इसके बाद में आते हैं क्रोनिक रीनल डिजीज। क्रोनिक रीनल डिजीज की वजह से स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग तो एनीमिया में भी आती है, उसकी वजह से भी ओबेसिटी बढ़ सकती है। उसके बाद में आता है इसको हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, PCOD, ये भी एक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण काज है, उसकी वजह से भी ओबेसिटी बढ़ सकती है। अब इसके बाद में आते हैं मेनोपॉज और मेनार्क, जो हार्मोनल चेंजेस होता है। मेनार्क जैसे फर्स्ट मेंसेस बच्चियों में आता है तो उसमें हार्मोनल चेंजेस, साथ साथ में टेंशन में रहना, उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है। मेनोपॉज जो 45 से 50 के बीच में जो एवरेज मेंसेस जाने वाले होते हैं तो हार्मोनल चेंजेस होता है, साथ साथ में उसमें स्वभाव में परिवर्तन होता है तो भी ओबेसिटी बढ़ सकती है। तो ये अलग अलग कॉज है। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे गुस्से में रहना, तनाव में रहना, ये भी अपना आप एक काफी महत्वपूर्ण काज है। इसके अलावा नॉर्मली अदर मेडिसिन जैसे एपिलेप्टिक फिट्स की मेडिसिन यूज में लेते हैं, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो फीमेल यूज में लेती है उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है। तो ये अलग अलग कॉज है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ सकता है। अब दोस्तों मोटापे की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। मोटापे की वजह से जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है आज के समय में वो है हार्ट अटैक। दोस्तों हार्ट अटैक इसलिए होता है कि नॉर्मली जो ओबीज पर्सन है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नॉर्मली बढ़ जाती है, और कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की वजह से और उनमें ब्लड सप्लाई हार्ट में कमी आती है, और जब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कभी कभी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दूसरा है हार्ट फेल। ओबीज पर्सन में हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए हार्ट फेल भी हो सकता है। तीसरा है हाइपरटेंशन। चौथा है अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ होना। पांचवा है डायबिटिक टाइप 2। उसके बाद छठा है इसके अंदर जो ओबीज फीमेल होती है उसमें सिजेरियन होने की संभावना बढ़ जाती है। सिजेरियन होने की बढ़ने की वजह से बीपी भी बढ़ सकता है, तो ये भी एक अदर डिजीज में आ जाता है। उसके बाद में आता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ओबीज पर्सन में अपने आप में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आने की वजह से कई बीमारियां हो सकती है। इसके बाद में आता है इनफर्टिलिटी, और इसके बाद में गॉल ब्लैडर स्टोन, फैटी लिवर, और इसके बाद में और भी काफी फैक्टर होते हैं जैसे इसमें वो अदर है जो कैंसर्स, एंडोमेट्रियम कैंसर जो है ना बच्चादानी में कैंसर्स, और गॉल ब्लैडर कैंसर, और इसके बाद में एब्डोमिनल हर्नियाज और कैंसर हो गया। इसमें बाद में आता है आर्थराइटिक पेन। नॉर्मली लोअर लिम्ब जो जॉइंट पेन है वो मैक्सिमम होता है,
लोअर जॉइंट पेन में हिप जॉइंट, नी जॉइंट और लोअर जॉइंट पेन होता है। अब दोस्तों इस जगह मैं ये बताना चाहूंगा, ओबेसिटी की वजह से जो वेट इधर बहुत ज्यादा होता है और जॉइंट के नी जॉइंट का बीच में गैप कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेन एक्स्ट्रा होने बढ़ जाता है। तो यहाँ दोनों एक दूसरे की बीमारी को रिलेटेड होगी, क्योंकि इधर तो वो नी जॉइंट पेन हो रहा है, साथ साथ में गैप कम हो गया, तो गैप कम होने की वजह से पेशेंट का घूमना फिरना कम हो जाता है, घूमना फिरना कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली ओबेसिटी बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ से एक बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो दूसरी बीमारी क्रिएट हो जाती है, दूसरी को ठीक करना चाहते हैं तो पहला फैक्टर बीच में आ जाता है। तो यहाँ ये दोनों बीमारियां एक दूसरे से कोरिलेटेड हो जाती है। तो इसमें शुरू से अगर ओबेसिटी का कंट्रोल रखें तो इसको नी जॉइंट पेन से में कमी आ सकती है, या गैप से भी एक होम्योपैथी मेडिसिन या जो भी पैलेटिव ट्रीटमेंट लेके काम चलाया जा सकता है। अब इसका एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होता है, जो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, इसमें लिपिड प्रोफाइल, TSH और इसके बाद में ब्लड शुगर आफ्टर मील और बिफोर मील, ये इसका डायग्नोस करते हैं। अब इसका मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट में नॉर्मली डेली 40-50 मिनट सुबह योगा करना चाहिए, हेल्थी ईटिंग प्लान करना चाहिए, पोटैटो शुगर राइस को अवॉइड करना चाहिए और नॉर्मली वेट रेगुलरली चेक करना चाहिए और इसके अंदर नॉर्मली जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए और शाम को जैसे हल्का भोजन, दलिया इस टाइप का ज्यादा लेना चाहिए और नॉर्मली योगा तो करना ही है, साथ साथ में खाने से पहले सलाद लेना चाहिए, खाना के तुरंत बाद नॉर्मली सोना नहीं चाहिए। ये इसका मैनेजमेंट है। और इसके बाद में होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि अलग अलग डिजीज या अलग अलग डिजीज की वजह से जो ओबेसिटी की वजह से जो डिजीज होती है या डिजीज की वजह से ओबेसिटी होती है, तो जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम और हाइपोथायराइडिज्म और PCOD, इस तरह की जो बीमारियां हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है, तो उनका मैनेजमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट उनकी हिस्ट्री के बेस पे सिलेक्शन करते हैं। तो इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन जो लाइफ स्टाइल की वजह से है उनके बारे में मैं यहाँ सिर्फ जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि उन बीमारी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हुआ, एनीमिया हुआ, क्रोनिक रीनल डिजीज हुई और हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हुई, तो उनका ट्रीटमेंट या उनकी मेडिसिन उसके बेस पे सिलेक्शन होगा, तो उनकी जानकारी मैं उस जगह देना चाहूंगा। तो इसमें लाइफ स्टाइल की जो वजह से मेडिसिन है उसमें सबसे कॉमन मेडिसिन है फाइटोलिका बेरी। इसमें फाइटोलिका बेरी का मदर टीचर काम में लेते हैं। 20-20 बूंद खाना खाने के आधा घंटा पहले गुनगुना पानी आधा कप में मिला के सुबह शाम लेना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है इसमें कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब नॉर्मली इसमें जो मेडिसिन है उसमें पेशेंट फेयर होता है, फैटी होता है, फ्लेबी होता है, इसमें पेशेंट को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, पसीना ज्यादा होता है, तो इसमें कैलकेरिया कार्ब 32 ड्रॉप्स 3 टाइम काम में लेनी चाहिए। और इसके बाद मेडिसिन आती है नेट्राम्योर। नेट्राम्योर दोस्तों इसमें नॉर्मली वजन वेस्ट पे और थाइस पे बढ़ता है, पेशेंट को नॉर्मली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है और पेशेंट नॉर्मली एंजाइटी होती है और पेशेंट नमक पसंद ज्यादा करता है, और इस तरह के जो पेशेंट होता है उसमें नेट्राम्योर 32 ड्रॉप 3 टाइम काम लेनी चाहिए। तो ये 2 या 3 जो लाइफ स्टाइल की वजह से मेडिसिन है, इसका यूज लें तो इससे बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। धन्यवाद।